जय हिंद। मैं हूं आपके साथ रियाज अहमद। द रियाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मशरिकी वस्ता यानी मिडिल ईस्ट आज 3-4 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिनमें दोस्तों एक खबर ऐसी है जिनकी वीडियो पूरी दुनिया में बहुत ही वायरल है और बहुत दिलचस्प भी है। आपको भी जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर ये है कि इजरायली फौजियों पर गिरा है हिजबुल्लाह का ड्रोन और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। फिर एक ऐसा ड्रोन हमला हुआ जो एक तारीख बन गया। एक बहुत हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है जो ये बताता है कि कैसे आज के दौर की सस्ती ड्रोन वार बड़ी और एडवांस फौजों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। 26 अप्रैल की इस फुटेज में साफ देख रहे हैं कि कैसे लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट हिजबुल्लाह के एक बारूदी ड्रोन ने उस वक्त हमला किया जब इजरायली फौजी अपने जख्मी साथियों को वहां से निकालकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा रहे थे। यह ड्रोन लगभग इजरायली फौजियों के ऊपर ही जाकर गिरा। पास में ही आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर था जो धमाका होते ही फौरन उड़ गया, भाग गया। अगर यह ड्रोन उस हेलीकॉप्टर पर गिर जाता तो जानी और माली नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। वाकये की पूरी तफसीलात कुछ इस तरह है कि कल सुबह हिजबुल्लाह के गढ़ साउथ लेबनान के तैयबा कस्बे में आईडीएफ की 77वीं बटालियन का एक टैंक फंस गया। जब फौज उस टैंक को मरम्मत करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी हिजबुल्लाह के एक सुसाइड ड्रोन ने उन पर जोरदार हमला किया। इस धमाके में सार्जेंट ईदान फुक्स की मौत हो गई और इस बंदे के अलावा दूसरे इजरायली फौजी जख्मी हो गए। इनमें से भी कई की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। जबकि फौजियों को अस्पताल ले जाने के लिए जब इजरायली एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां शाम के करीब पहुंचा तो हिजबुल्लाह ने दो और बारूदी ड्रोन दाग दिए। इजरायली फौज के जांच के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक ड्रोन को मार गिराया गया, लेकिन दूसरा ड्रोन हेलीकॉप्टर के करीब जाकर फटा। ये दोस्तों साफ दिखता है कि लेबनान की जमीन पर एक कदम आगे बढ़ना कितना भारी पड़ रहा। और ये भी साफ है कि ड्रोन तकनीक ने यूक्रेन से लेकर लेबनान और ईरान तक बड़ी बड़ी जंगों का पूरा अंदाज बदल कर रख दिया। दोस्तों, अब ईरान से जुड़ी कुछ खबरें सुन लीजिए। पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान ने खुद जंग खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया जिससे ट्रंप के इरादों की हार माना जा रहा, लेकिन इसे कबूल करने के सिवा कोई ऑप्शन भी साफ नजर नहीं आ रहा। इस डील में ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिलहाल कोई बात नहीं होगी। ईरान ने अपनी शर्तें तय कर दी। अब फैसला अमेरिका को करना है कि उसे सुलह चाहिए या एक अजीम जंग, और इसमें ओमान का भी एक रोल आ रहा है। दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल यानी चुंगी लेंगे। पाकिस्तानी मीडिएटर्स के जरिए भेजे गए इस ऑफर में न्यूक्लियर मुद्दे को दरकिनार करते हुए साफ कहा गया कि पहले जंग परमानेंट रोकी जाए तो हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जो समुद्री रास्ता है उसको खोल देंगे और न्यूक्लियर यानी परमाणु बाकी बात को टाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वो ईरान की यूरेनियम स्टॉक को खत्म करवाना चाहते थे और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इस जंग का वाहिद बहाना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाया गया था। यानी अगर ईरान की इन शर्तों पर ये डील हो गई तो अमेरिका के पास कोई बड़ा दबाव नहीं बचेगा, कोई प्रेशर नहीं बचेगा। ईरान ने सुलह के लिए 3 मरहलों का प्लान पेश किया है, जिसमें पहले मरहले में ईरानी बंदरगाहों पर ये पाबंदियां हटाने और होर्मुज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त है। दूसरे मरहले में ओमान के साथ मिलकर इस समुद्री रास्ते के लिए नया कानूनी ढांचा बनाने की बात कही गई। यानी जहां तक मैं समझ रहा हूं, ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कुछ ना कुछ वसूली करेंगे, क्योंकि दोनों का इस रास्ते से बड़ा सरोकार है, बड़ा लेना देना है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान की टेरिटोरियल सीमा में आता है, यानी ये उसकी सीमा का पानी है। आपको मालूम होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक किसी भी देश की जमीन से 12 किलोमीटर तक के समुद्र का हिस्सा उस देश का हिस्सा माना जाता है, यानी ये उसकी प्रॉपर्टी होती है और वहाँ पर उसका पूरा अधिकार यानी हक होता है कि कौन सा जहाज वहाँ पर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, किस देश की नाव वहाँ से गुजरेगी, किस देश की नाव नहीं गुजरेगी। यानी वो उसकी जमीन की तरह ही होता है। इस पूरे प्लान का आखिरी दांव ये है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम
पर भी तभी बात करेगा जब पहले 2 फेज पूरी तरह कामयाब हो, यानी पहले जंग बंद हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को टोल वसूल करने दिया जाए, फिर ईरान यूरेनियम पर कुछ बात कर सकता है। एक लॉलीपॉप और भी अमेरिका के लिए है। ईरान ने साफ लकीर खींच दी कि अब गेंद अमेरिका के पाले में। अगर सुलह नहीं हुई, पूरा इलाका इसकी तबाही की तरफ बढ़ जाएगा, जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको याद होगा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची पाकिस्तान में शर्तें सौंप कर ओमान गए थे। शायद टोल टैक्स वसूलने की बात हुई होगी। फिर ओमान से कल रात वो वापस पाकिस्तान गए और इन दोनों मुल्कों के दौरे के बाद अब अब्बास अराक्ची रूस निकल गए, जहां वो पुतिन को इस पूरे डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन यानी बातें बताएंगे। इस्लामाबाद में अब्बास अराक्ची ने ये शर्तें रखी। दोस्तों, असल खेल रूस कर रहा और ईरान के साथ तो पूरी तरह कोऑर्डिनेशन यानी बातचीत में है। इसलिए पुतिन को बताने गए कि हमने क्या शर्तें रखी हैं और ओमान के साथ क्या बातचीत हुई है। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब, गजा में 20 साल बाद वोटिंग हुई है। पहली बार गजा पट्टी के एक शहर को भी इस वोटिंग में शामिल किया गया। गजा में 2006 के बाद पहली बार वोटिंग हुई। हमास और इजराइल की जंग शुरू होने के 2 साल बाद गजा में वोटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये इसराइल के मकसद के बिल्कुल उलट है। फलस्तीनियों का निजाम फलस्तीनियों के हाथ में देने वाला मौका था ये इलेक्शन। एक बड़ी वजह गजा को फलस्तीन का हिस्सा बताने की कोशिश भी है और ये कोशिश महमूद अब्बास की वेस्ट बैंक की सरकार यानी फलस्तीनी अथॉरिटी ने की है। उन्होंने कहा है कि देर अल बला को इलेक्शन में शामिल करने का मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि गजा एक आजाद फलस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है, वेस्ट बैंक या फलस्तीन से अलग नहीं है। बात सही है। फलस्तीनी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफा ने नतीजे सुनाते वक्त कहा कि इलेक्शन बहुत ही मुश्किल और नाजुक हालात में कराए गए। हालांकि जंग की वजह से लोगों में वोटिंग को लेकर बहुत ज्यादा जोश नहीं था, खौफ भी था और इसी वजह से टर्न आउट यानी वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा। नेतन्याहू की तमाम पाबंदियों और जंग के साइड इफेक्ट के बावजूद फलस्तीन ने इन इलेक्शन के जरिए अपनी सियासी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये इलेक्शन गजा और वेस्ट बैंक मगरबी किनारे को एक डोर में पिरोने की डायरेक्शन में बड़ा कदम माना जा रहा। अब अगली खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब ने हज सीजन को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। सऊदी वजीर दाखिला ने साफ कर दिया कि अगर कोई भी शख्स ऐसे लोगों के लिए विजिट वीजा अप्लाई करता है जो बिना परमिट के हज करने की कोशिश करेंगे तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा। इस नए कानून की बड़ी बातें ये हैं कि बिना परमिट हज की कोशिश करने वालों के लिए विजिट वीजा जारी करवाने पर 1 लाख रियाल यानी करीब 25 लाख इंडियन रुपए से ऊपर तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये पाबंदी उन तमाम लोगों पर लागू होगी जो ऐसे लोगों को मक्का या मुकद्दस मकामात में दाखिल होने या ठहरने में मदद करेंगे जिनके पास हज का परमिट नहीं है। सऊदी अरब की हुकूमत ने साफ किया है कि ये जुर्माना हर उस शख्स के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाएगा जिसके लिए वीजा जारी किया गया, यानी जितने ज्यादा लोग बिना परमिट पकड़े जाएंगे वीजा लगवाने वाले पर जुर्माना उतना ही बढ़ जाएगा। सऊदी हुकूमत ने इस बयान में सभी से अपील की है कि वो हज के कानूनों पर अमल करें, हाजियों की हिफाजत के लिए अफसरों का साथ दें। सऊदी हुकूमत ने साफ लहजों में कहा है कि इन हिदायत की मुखालफत करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब ने आवाम से भी कहा कि अगर वो ऐसी कोई भी धांधली देखते हैं तो मक्का मदीना और रियाद जैसे इलाकों में 911 और 999 पर कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। ये सख्त कदम इसलिए उठाया गया है ताकि हज के दौरान सिक्योरिटी और हाजियों की सहूलियत में कोई खलल ना पड़ने पाए। 2 साल पहले विदेशी मीडिया ने दिखाया था कि जगह जगह हाजी पड़े हुए बेहोश, कोई देखने वाला नहीं, लोग मर रहे। हकीकत यह है कि हज के दौरान तंबू, वेंटिलेशन वगैरह सब इन्हीं लोगों के लिए इंतजाम होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे तंबू कौन देगा। गर्मी में कहीं से कहीं घूमते फिरते वहां पहुंचे, फिर बीमार पड़कर दम तोड़ दिया। इल्लीगली यानी जिनके पास परमिट नहीं है जो हज करते हैं वो दूसरों के लिए दिक्कत
پیدا کرتے ہیں۔ 25-30 لوگوں کا انتظام ہو اور 50 لوگ پہنچ جائیں تو سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی حساب سے فوڈ کا انتظام ہوتا ہے، اسی حساب سے ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے۔ حج ایسا فرض ہے کہ آپ کو اس کی فیس چکانی چاہیے جو حکومت طے کرے، کیونکہ آپ اس ملک میں جا رہے جو آپ کی فیسلٹیز دیکھ رہے اور جو آپ کی حفاظت اور آپ کے لیے تمام بندوبست کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں۔